हिंदुस्तान में इलेक्शन की चोरी हो रही है और जल्द ही इस बारे में एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। ये दावा किया है कांग्रेस के राहुल गांधी ने। और उसके बाद एक सवाल के जवाब में जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि चुनाव आयोग के रवैये से आप इतने परेशान हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप चुनाव का बहिष्कार कर दें, उनका जवाब था हम इस पर विचार करेंगे। सवाल उठता है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR वाकई इस स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद चुनाव आयोग का एक डेटा आता है। वो डेटा ये कहता है कि 98.01% मतदाता जो बिहार के हैं उसको SIR के तहत कवर किया जा चुका है और इसमें से 56 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे, ये लगभग साफ हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि इन 56 लाख में सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। यानी हो सकता है कि इनमें से कुछ अवैध तरीके से वोटर बन गए हों, हो सकता है, लेकिन बाकी 55 लाख लोगों में से 20 लाख लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, ऐसा चुनाव आयोग का डेटा बता रहा है। 28 लाख लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा जगह के वोटर पाए गए। जब सारी तस्वीर साफ है तो फिर आखिर SIR के जरिए असली वोटर के नाम काटे जाने का डर क्यों दिखाया जा रहा है, या फिर मामला कुछ और है जो पर्दे पर लोग नहीं कह रहे हैं लेकिन अंदर खाने में कुछ और है, समय आने पर उजागर होगा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। इससे पहले एक विशेष रिपोर्ट देख लीजिए। SIR का मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष ने इस पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष SIR को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। राहुल और अखिलेश ने SIR को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में जी, और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे। दिल्ली ही नहीं, घमासान बिहार में भी खूब दिखा। यहाँ भी विधानसभा के अंदर बाहर खूब तकरार हुई। विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। सदन के अंदर काले कपड़े पहनकर आए तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। दोनों में खूब नोकझोंक हुई। कई चुनाव हो गए, यानी हम मान ले कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? अरे भाई, जानते हो बच्चा न हो, अरे खुद तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। इधर जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा भवन को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार अब जाग चुका है और बदलाव का टाइम आ गया है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक मार को। पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। इस सियासी सरगर्मी के बीच दिल्ली में संसद की कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए सरकार विपक्षी नेताओं पर प्रहार कर रही है। सत्ताधारी दल का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए SIR पर बेवजह
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारे सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी। हमारा विपक्ष यहाँ बिना काम का है, बिना सिद्धांत का है, कोई इसको मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है। आज बिहार का विधानसभा का चुनाव है, कल असम का है, फिर तमिलनाडु का है, तो हमारे यहाँ तो चुनाव की प्रक्रिया होती ही रहेगी। इसका मतलब है कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसको इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं करे। दरअसल चुनाव आयोग ने संविधान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। आयोग ने कहा है कि नागरिकता सत्यापन की संवैधानिक शक्ति उसके पास है। इसके अलावा आयोग ने आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज की लिस्ट में रखने के सुझाव को भी अभी नहीं माना है। आयोग ने इसमें फर्जीवाड़े की बात कही है। चुनाव आयोग ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। हालांकि कोर्ट पहले ही इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताकर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। लेकिन चुनावी खींचतान की इस तैयारी के बीच बिहार में बाढ़ का कहर भी आ गया है और ऐसे में बहुत से लोग इधर से उधर हो रहे हैं। पहले से ही विस्थापन की वजह से कागज जुटाना मुश्किल रहा है। ऐसे में वोटर लिस्ट में बड़ी तादाद में वोटरों के नाम हटे हैं। सवाल है कि कैसे एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया विवादों के साए से हटेगी। साथ ही एसआईआर पर विपक्ष के सियासी हंगामे का मकसद क्या है और क्या सरकार जो बेवजह विरोध की दलील दे रही है उसमें कितना दम है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी, जेडीयू के प्रवक्ता हैं अनुप्रिया यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में सिद्धार्थ आपसे करना चाहूँगा। राहुल गांधी ने तो खुलेआम कह दिया है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन की चोरी हो रही है और उन्होंने कहा है जोर देकर कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में इसका सबूत देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्गों के वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने पहली बात तो कहा नहीं है कि वो सबूत देंगे, पर प्रश्न जो राहुल जी से पूछा जाना चाहिए वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन बार बार उनको बुलाता है और सबूत मांगता है तब वो कहां चले जाते हैं। क्या सबूत सिर्फ कैमरा के आगे देंगे, मीडिया के आगे देंगे, बाहर देंगे? इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तब नहीं देंगे, कोर्ट बुलाएगा तब नहीं देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को देश में ये कहना पड़ा कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको आदत नहीं बना सकती कि जब आप जीत गए तब सब कुछ ठीक है और आप हार गए तब इलेक्शन कमीशन खराब है या प्रक्रिया खराब है। ये देश की सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इतने हल्के बयान और इस प्रकार की हल्की राजनीति राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, जब सेम चीज कहीं और होगी तब राहुल जी को दिक्कत नहीं होगी, कहीं और हो रही है तो दिक्कत है। 22,50,000 वोट तेलंगाना में काट दिए गए चुनाव से पहले। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक शब्द नहीं बोला, कोई आंदोलन नहीं, कोई मीडिया में बाइट नहीं। इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया था, प्रक्रिया बहुत अच्छी थी, तब क्यों नहीं आपकी ये बात आई? आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वायनाड के अंदर 7.7% वोट बढ़ गया, तब आप क्यों नहीं बोले? केरला के अंदर 10 लाख वोट बढ़ गया, तब आप क्यों नहीं बोले? कभी वोट बढ़ने से समस्या है, कभी घटने से समस्या है, कभी समस्या है ही नहीं। अगर यही एजेंडा राहुल गांधी का और उनकी पार्टी का है और किसी भी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई कंक्रीट खामी ना बता पाना, पर उसके खिलाफ, उसके चारों ओर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना और इसकी तैयारी कर लेना कि अगर हम चुनाव में हार जाएंगे तो हमारे पास एक अंग्रेजी में शब्द होता है स्केपगोट, हमें किसी को बलि का बकरा बनाने का मौका मिल जाए। हार गए तो कह देंगे कि चुनाव आयोग से दिक्कत थी, जीत गए तो कह देंगे कि हमारी जीत थी। अगर यही आपका तरीका है तो ये लोकतंत्र के लिए घातक तरीका है। कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को, विपक्ष के सभी दलों को अपनी भूमिका को और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आज विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी प्रकार की कोई कंक्रीट इशू आपको लग रहा है कि जिनके नाम काटे गए, तो नामों को काटने की इस प्रक्रिया के अंदर 1 लाख बीएलओ, 4 लाख वॉलंटियर और 1.5 लाख बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स। वो किसके हैं? वो आप ही के तो हैं। वो 12 पॉलिटिकल पार्टियों के हैं जो शामिल है इलेक्शन कमीशन के साथ इस पूरी प्रक्रिया में। ड्राफ्ट लिस्ट बाहर आएगी, आप आकर के कहिए कि ये नाम गलत कटा, ये नाम जीवित है, इस नाम को कैसे काट दिया गया, तब तो कोई बात हो।
पर प्रक्रिया चल रही है, उसको पहले संदेह के घेरे में डाल दें ताकि अपनी हार की तैयारी हो सके और नीरज मिश्रा जी के लिए हमारे पास कोई जगह बचे। मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है, इसका जवाब मैं लेता हूं नीरज मिश्रा जी से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता। नीरज मिश्रा जी, जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि जब आप जीतते हैं तो उन आंकड़ों पर आप सवाल नहीं उठाते हैं, जहां हारते हैं उन आंकड़ों का हवाला देते हैं। लेकिन इससे आगे मैं एक सवाल आपसे पूछूं, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि बिहार में SIR के जरिए SC, ST, OBC अल्पसंख्यक वर्गों के वोट काटे जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग को जो डेटा आता है उससे कुछ ही घंटे बाद वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ 56 लाख लोग में से 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है। बाकी जो लोग हैं उनमें से 55 लाख लोगों में से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 28 लाख लोग अपना घर छोड़ कर जा चुके हैं, 7 लाख लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा वोटर जगह के हैं। तो फिर ऐसे में वोट काटे जाने वाली बात कहां से आ जा रही है? लक्ष्मण जी, देखिए, सिद्धार्थ की बातों को एक बार के लिए मान लेते हैं और मत सुनिए आप राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। जेडीयू के एक सांसद ने आज क्या कहा वो तो सुनेंगे ना। जेडीयू तो इनका साथी है। उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो पुत्र है वो अमेरिका में है, आपने 1 महीने का समय दिया तो वो कैसे आके अपने सत्यता यहाँ पे साबित करेगा। लेकिन क्योंकि वो सांसद का बेटा है और अमेरिका में है तो उसकी बात तो आज मंच पर आ गई। लेकिन ये बताइए, वो जो बारिश के मौसम में हरियाणा पंजाब में जाने वाले जो हमारे मजदूर भाई हैं बिहार के, वो उनको कब मौका मिलेगा अपनी सत्यापना करने का? आज वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पर हरियाणा और पंजाब में हो सकता है सिद्धार्थ जैसे किसी धन्ना सेठ के यहाँ पर खट रहे होंगे, उनको सिद्धार्थ जैसा आदमी तो नहीं जाने देगा। मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, सिर्फ इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी तरीके से भी इस प्रक्रिया के अंदर आपको फेयरनेस नहीं दिखती है। और जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं ना कि SC, ST, OBC के वोट काटे जा रहे हैं, तो आप ये बात समझिए कि बिहार में जो मास माइग्रेशन, जो पलायन का मुद्दा रहा, उसको अगर आप जाति के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज्यादा पलायन जो हुआ वो SC, ST, OBC का हुआ, सिर्फ रोजगार के माध्यम के लिए। आज उस रोजगार की तलाश में वो किसी और प्रदेश में गए होंगे काम करने, लेकिन वो आज भी वोटर हैं बिहार में। आज वो हर 6 महीने पर बिहार जाते हैं, लेकिन क्या उनकी वो जो नौकरी, उनका जो रोजा भत्ता है, क्या उनको ये अलाउ करता है कि वो एक बार अभी अपना वोट सत्यापित करने जाएं, उसके बाद फिर वोट करने जाएं? और आप इस बात को और समझिए लक्ष्मण जी, ये स्थिति ऐसी बन गई है कि आज अगर आपका वोट सत्यापित नहीं होता है बिहार में, और मानिए आप दिल्ली में अभी काम कर रहे हैं, तो आप ना तो दिल्ली में वोटर हैं, आप ना तो बिहार में वोटर हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि वो वोटर कहाँ है? और नागरिक होने का जो सबसे पहला अधिकार है वो वोट करने का अधिकार है। तो आपने तो उस नागरिक के वोट के अधिकार को जैसे ही छीन लिया, आपने तो उसकी नागरिकता पर सवाल उठा दिया। और बड़ी बात तो यह है, देखिए ना, इस पूरी SIR की प्रक्रिया में जिन कागजों की बात हो रही है, आप मुझे समझाइए कि बिहार में जहां बाढ़ आती है, जहां पलायन होता है, वो कागज कहां से आएंगे? और ये आधार कार्ड के ऊपर जो बार बार इन लोगों ने एक संशय बना दिया, तो आधार की टैगलाइन सबसे पहले बदलिए। आधार की टैगलाइन क्या है? मेरा आधार मेरी पहचान। आप उस पहचान को ही जब नीरज जी, आपने एक साथ में 2-3 मुद्दे पर ले आए। हाँ नीरज जी, बेसिकली 2-3 मुद्दे आपने उठाए, उस पर अलग अलग हम लोग शो के दौरान चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि जिस लॉजिक से आपने डिफेंड किया राहुल गांधी के इस बयान का कि वोट काटे जा रहे हैं, दरअसल आपका कहना है कि SC, ST अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बाहर चले आए हैं दिल्ली या दूसरी जगहों पर, वो जाकर तो वोटर लिस्ट में नाम डाल नहीं सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते मैंने देखा था कि दिल्ली के अखबारों में, चूँकि दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो दिल्ली के सारे अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आए थे और कहा गया था कि अगर आप बाहर हैं, आप अपना वोटर लिस्ट अपडेट करना चाहते हो तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ दी गई थी। और अब सबके हाथ में स्मार्टफोन है, मुझे लगता है कि ये इतने बड़ी दिक्कत होगी क्यों? लक्ष्मण जी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार भी आज से 30-35 साल पहले बिहार से माइग्रेट हुआ और मेरे परिवार के भी कुछ सदस्य हैं जिनका वोटर लिस्ट में आज भी बिहार में नाम है। वो रोजगार के लिए यहाँ रहते हैं, लेकिन वोट देने का जब मौका आता है तो बिहार जाकर वोट करते हैं। आज जब वो प्रक्रिया चल रही है, आज उनको बिना किसी को अप्रोच किए, या तो किसी के नाम को उसमें उन्होंने टिक कर दिया है कि ये मौजूद है, या किसी का नाम हटा दिया है। ये जो प्रक्रिया के अंदर ये जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा है ना कि किस तरीके से ना तो आपका BLO आपके ब्लॉक का अधिकारी वहां पहुंचा,
ना उसने आपको फॉर्म की रिसीविंग दी, और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को चालू किया। और ये जो ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया है, ये तो सबके साथ। हाँ नहीं लक्ष्मण जी, मैं घालमेल कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है। जो छोटा सा उत्तर देने का अवसर दीजिए। हाँ देखिए ना, जो ये ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया है, इसके अंदर भी आज। हाँ नीरज मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से, फिर बाकी वक्ताओं को। लक्ष्मण जी देखिए ना, आज की स्थिति में भी हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया है, उसको किस तरीके से वहां पर किया जा रहा है, हम तो इसके ऊपर भी तो सवाल उठा ही रहे हैं। आज मेरे कागज अगर मेरे ग्राम में है, मेरे गांव में है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसको ऑनलाइन सत्यापित करूं, तो आज मुझे नहीं लगता कि वहां से वो कागज मंगाकर उसको करना एकदम पॉसिबल है। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में, जैसा जेडीयू के सांसद कह रहे थे, आपको एक समय सीमा देनी चाहिए थी। एक 6 महीने की विंडो होती, क्योंकि आज से साल भर पहले ही जब चुनाव हो रहा था, तब आपने ये सारी प्रक्रिया उस समय कर लेते ना। बाकी जो बार बार कह रहे हैं कि और मुद्दे, हम उन पर बात कर लेंगे, क्योंकि ये मुद्दा आएगा कि कैसे साल भर पहले की वोटर लिस्ट में, जहां प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हो गए, तो हो सकता है वो फर्जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार में दोबारा चुनाव की प्रक्रिया होगी, नई वोटर लिस्ट के साथ नए सांसद बनेंगे, और वो 20 सांसद का जो है। नीरज जी, ये जो लॉजिक दिया, चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप उस लॉजिक को दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि बाहर हैं और कागज घर से कैसे मंगाएगा, पता नहीं, मुझे बहुत ये हजम हो नहीं रहा है। लेकिन खैर, ये चूंकि पॉलिटिकल डिबेट है तो आप लोग अपनी अपनी बात रखें, मैं अपनी बात क्यों रखूं। लेकिन शक्ति सिंह यादव और अनुप्रिया यादव, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट में हर्षवर्धन जी आपसे ले लेता हूं। टिप्पणी करी गई, मेरे को उत्तर देने का अवसर आप दीजिए। बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा दो हमारे वक्ता और उनको जोड़ लेता हूँ शो में, फिर मैं आपके पास आऊँगा। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, ये कहना कि चुनाव आयोग थोड़ा और समय दे देता तो अच्छा रहता, एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि फिर बिहार में चूंकि इलेक्शन था तो बिहार से क्यों शुरू किया गया। हालांकि चुनाव आयोग का डेटा खुद कह रहा है कि 98% से ज़्यादा लोग इसके तहत कवर हो चुके हैं। आपको लगता है कि विवादों से बचना था तो चुनाव आयोग थोड़ा सा और समय देता तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से हो जाती? लक्ष्मण जी, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं भारत की राजनीति पर। मुझे कई बार लगता है ना कि यहाँ राजनीति का मतलब ही है कि जो सत्ता में रहेगा उसके समय में जो कुछ होता रहेगा वो उसका समर्थन करेगा, और विपक्ष में जो रहेगा वो हर वक्त विरोध करेगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं। और दुर्भाग्य उसके आगे का है कि जो बौद्धिक लोग भी हैं, जो पत्रकार हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो समाज सेवी हैं, वो भी उसी भाषा में बात करते हैं। अब आप जरा सोचिए, महाराष्ट्र में राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं कि चुनाव चोरी हो गया। कैसे चुनाव चोरी हो गया? तो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम अलग से जोड़ दिए गए, कहीं कहीं वो बढ़ाकर, और उसको कर दिया गया। जो उन्होंने कहा उसका पूरा जवाब पहले के मुख्य चुनाव आयुक्त दे चुके हैं, बाकायदा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। और कमाल की बात यह है कि जो अपीलेट अथॉरिटी होती है, जिले की पहली यानी डीएम, और दूसरा जो राज्य का चुनाव अधिकारी, कांग्रेस का कोई हारा हुआ व्यक्ति जो प्रत्याशी था, जो विधायक के लिए, वो गया नहीं है। लक्ष्मण जी, इतने तो ईमानदार हैं ये लोग, ये कांग्रेस के नेता हैं, जो या तो राहुल जी ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, या उनके लोग जो है वो राहुल जी की बात नहीं सुने। अगर राहुल जी कह रहे हैं कि चुनाव चोरी हुआ है तो उनको तो जाना चाहिए था, कोई नहीं गया वहां। सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि जो जीतेगा उसके बाद जो रनर अप हैं वो जाएंगे। पता नहीं क्यों हमारे देश के लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी है वो दूसरी बातें कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मतदाता सूची है इसको कैसे देखें? भाई, अगर आरोप लग रहा है तो चुनाव आयोग का काम क्या है? उसका काम ही है मतदाता सूची को ठीक से तैयार करे, और मतदाता सूची में नाम नहीं तो नागरिक नहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं भाई। ये सामान्य समझ दुरुस्त करना चाहिए। ऐसी भी क्या मतलब इतनी ना समझी अच्छी बात नहीं है कि जो चुनाव में नहीं होगा पहले पता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर आयु होनी चाहिए, और कई लोगों का नाम नहीं होता तो नागरिक नहीं होता। ऐसी बेफुजूल की और नासमझी वाली टिप्पणियां वो करने से बचना चाहिए। अब मूल बात समय और होता, कितना समय होता, कितना समय अच्छा समय होगा। अभी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक इस वाले जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पर, उस पर जाके आप ऐतराज कर सकते हैं। और दर्शकों को समझने के लिए, आवाज अड्डा जो लोग देख रहे हैं उनको समझने के लिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अब जो डिबेट जा रही है ना, उसमें हम लोग की बहस का कोई मतलब नहीं रह गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार है, हर व्यक्ति तैयार है। 1993 में टीएन शेषन साहब 2 साल में पूरे देश को मतदाता पहचान पत्र देते हैं।
न तब तकनीक थी, न तब इंटरनेट था, न तब एक्सेस थी। और पता नहीं आप बोलने से क्यों बच गए। कागज मंगाना है तो आज तो चुटकियों का काम है कागज मंगाना। फिर भी अगर कोई कहे कि कागज हम कैसे मंगाएंगे घर से, तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसके आगे की बात, क्या 3 महीने का समय एक राज्य के चुनाव में मतदाता सूची जांचने के लिए पर्याप्त नहीं है? अगर पर्याप्त नहीं है तो 28 जुलाई को जब अभी सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएंगे तो वो बताना चाहिए। चुनाव आयोग की एक चीज पर मैं पहले से कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि आधार को आप फुल प्रूफ कीजिए और उसको मानिए। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम ये नहीं मानेंगे तो उसका वो जवाब 28 तारीख को देगा। लेकिन इस सब से आगे जो देश को जानना चाहिए, इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग का कोई कर्मचारी नहीं होता है लक्ष्मण जी। बीएलओ सारे के सारे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो किसी न किसी विचार, किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। लेकिन चलिए मान लिया वो कर्मचारी हैं। बीएलए जो होता है, बूथ लेवल एजेंट, वो तो बाकायदा हर बूथ पर राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होता है। और 1.5 लाख से अधिक बीएलए वहां हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा करा है। यानी आप अपने राजनीतिक दल के उस बूथ एजेंट पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप पूरी इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप राज्य सरकार के हर कर्मचारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और कुछ नहीं मिलता है। तो वो सिब्बल साहब का लंदन वाला याद है ना कि ईवीएम खराब है। लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में सौरभ भारद्वाज का वो कार्डबोर्ड पे ईवीएम का बटन दबाना भी आपको याद हो। कब तक तमाशा करेंगे भाई? देश को मिश्रा जी आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, देश के लोगों को अपमानित करना बंद कीजिए। हर्षवर्धन, नीरज जी को जवाब देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी देखिए ना, संक्षिप्त में रखिएगा। लक्ष्मण जी देखिए, हर्षवर्धन जी की 2 बातें बस मुझे पॉइंट आउट करनी थी। हर्षवर्धन जी ने सब कुछ तो बता दिया, पर ये नहीं बताया कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव के इमीडिएट बाद जब ये कहा गया कि आपको वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन से हमने मांगी कि आप वोटर लिस्ट और वहां जो वोटिंग हुई और काउंटिंग की रिकॉर्डिंग दे दीजिए, तो आपको पता होगा कि इस देश के अंदर कैसे एक नया नियम आ गया जिसके अंदर कहा गया कि 30 दिन के बाद अब ना तो वोटर की लिस्ट मिलेगी और ना वो रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो वो सहूलियत तो उन्होंने रख ली अपने पास। लेकिन अब जो ये बात कर रहे थे ना अभी कि बिहार के अंदर किस तरीके से बीएलएज हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए ना, इससे पहले कौन से बीएलए ने इस बात को कहा था कि बिहार के अंदर घुसपैठिए हैं? पिछले चुनाव के अंदर ये जो बीएलएस थे, ये इन्हीं लोगों के पास तो वोट मांगने जा रहे थे ना। आप वो जो बीएलएस की बात कर रहे हैं, वो तो एक बार अभी आ जाने दीजिए मतदाता सूची। हम तो एक एक घर जाएंगे, हम तो उस एक्सरसाइज के लिए अब तैयार हैं। और जिन 51-52 लाख लोगों को अभी आपने बाहर किया, उसमें से 20 लाख लोग जो आज दावा किया गया कि वो जिनमें से मृत्यु हो गई, हम तो एक एक घर जाकर इस बात को अब सत्यापित करेंगे कि क्या ये आंकड़े ठीक हैं, और अगर ये आंकड़े ठीक हैं तो पिछले चुनाव की प्रक्रिया में इसको क्यों नहीं अपनाया गया? आज ही इलेक्शन कमीशन की जो नींद है वो क्यों खुली है? और नागरिक होने का जो सबसे हर्षवर्धन जी 15 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मैं दुबे जी के पास जाऊंगा और जेडीयू आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा। फिर 3 लोग बचे हुए हैं अभी तक। सिर्फ दो लाइनों में लक्ष्मण जी, मैं कह रहा हूं ना, अब ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ डिबेट करने के लिए हो रही है। महाराष्ट्र में कोई भी प्रत्याशी रिकाउंटिंग के लिए नहीं गया भैया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। थोड़ा तो जानकारी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। दूसरा, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था उसको आपने नहीं माना। आज तक जिस वीवीपैट की जो मशीन होती है, जो पर्ची निकलती है, उसका 100% ट्रेल मिली है, मैच हुआ है, कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल डीएम के बाद जो स्टेट में, वो सिर्फ 1 या 2 लोग गए पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में। और मैं कह रहा हूं अगर ये सब हुआ तो आप नीरज जी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे बताएंगे नहीं भैया, आपके बीएलए गए हैं। और अगर नहीं गए तो ये बड़ी चिंता की बात है कि कांग्रेस के बूथ लेवल के एजेंट जा नहीं रहे इतनी बड़ी प्रक्रिया में। सोचिए जरा, मैं तो कह रहा हूं कि जो भी चुनाव आयोग गड़बड़ करे उस पर सवाल करिए, लेकिन इस तरह से सब जगह संदेह करना, सब जगह उल्टा सीधा बोलना, अफवाह फैलाना, इससे बचना चाहिए। अभय दुबे जी, राजनीतिक वाद विवाद तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन एक सवाल जो बड़ा फैक्चुअली हर्षवर्धन जी ने उठाया कि बीएलए तो होते ही है ना हर बूथ पे, वो लोग घर घर को पहचानते हैं, मतलब गांव के लोग कहते हैं ना, जो वहाँ पे लगाव होता है हर घर के पहचानते हैं। हर कुछ प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है इस पूरे एसआईआर में, तो अभी उन लोगों को रेज करना चाहिए, अपने नेता को बताना चाहिए कि देखिए ये दिक्कत हो रही है, इसको अभी दुरुस्त कराइए, चुनाव आयोग के पास जाइए। लक्ष्मण जी, ये जो बीएलए और बीएलओ वाली प्रक्रिया है, आज तारीख है 23 जी, ये 25 तारीख को खत्म हो जाएगी।
और ये सघन पुनरीक्षण एक दूसरे चरण में पहुंच जाएगा, और उस चरण में ना बीएलए होगा ना बीएलओ होगा, कोई होगा ही नहीं दोनों में से कोई। ये तो हम लोग जो अभी तक जो हमारे साथियों ने चर्चा की है वो ठीक चर्चा है, जानकारीपूर्ण चर्चा है, लेकिन ये चर्चा केवल 2 दिन के लिए जीवित रहेगी। अब तीसरे दिन से एक नया चरण शुरू होगा, इसमें एक नए एक्टर का प्रवेश होगा इस पूरी प्रक्रिया में, जिसको ईआरओ कहते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं। और उन ईआरओ की संख्या पूरे बिहार में केवल 239 है। संख्या नोट कर लीजिए, 239 ईआरओ ही पूरे बिहार में हैं। और उन 239 ईआरओ को अगर 52 लाख वोटर जो अभी मर गए या मौजूद नहीं है या उनका डुप्लीकेशन है वो निकाल दिए जाएंगे, तब भी 7 करोड़ 40 लाख के आसपास वोटरों के फॉर्म होंगे उन 239 ईआरओ के हाथ में। उन ईआरओ को अधिकार दिया गया है कि वो हर फॉर्म के ऊपर फैसला करें कि इसने ठीक से फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, इसने जो प्रमाण पत्र लगाया है वो प्रमाण पत्र असली है कि नहीं है, कोई इसके ऊपर आपत्ति तो नहीं है। अगर आपत्ति है तो उसकी जांच कराई जाएगी, और राजनीतिक पार्टियों के जो सूची प्रेक्षक होंगे यानी वोटर लिस्ट ऑब्जर्वर्स होंगे, उन वोटर लिस्ट ऑब्जर्वर्स को कदम कदम पे उसे वो दिखाना पड़ेगा, ये नियम है। अच्छा, 239 जो ईआरओ हैं, वो ईआरओ 56 दिन के अंदर यानी 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो 56 दिन का समय है, इस 56 दिन में करीबन 9.5 करोड़ वोटर फार्मों का फैसला करेंगे। आप इसको सोच लीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। हर ईआरओ के पास एक दिन में 5,895 फॉर्म्स का फैसला करने का दायित्व होगा, यानी वो प्रति मिनट उसे 12 फॉर्म्स के ऊपर निर्णय देना पड़ेगा। अगर वो 8 घंटे दिन में लगातार बिना रुके हुए काम करता रहे और पूरे 56 दिन में कोई भी छुट्टी न ले, और उसके पास करीबन 5,008 उसके पास करीबन 963 असिस्टेंट भी होंगे, वो असिस्टेंट भी उनकी मदद करेंगे, लेकिन निर्णय लेने का काम, फैसला करने का काम, मोहर लगाने का काम, दस्तखत करने का काम, ये सारा का सारा उन ईआरओ को करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने उन्हीं को अधिकार दिया है। वो ईआरओ चाहेंगे आपने बहुत अच्छे अब आप सुन तो लीजिए, एक मिनट और दीजिए। आपने हमारे साथियों ने बहुत बोला है और इस तथ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मेरा कहना यह है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इतना कम समय में इतनी बड़ी संख्या में जो फॉर्म्स हैं उसमें वोटरों की मतदाता के रूप में उनकी किस्मत का फैसला 239 लोगों के हाथ में है। मैं मान चलता हूं बड़े कर्तव्यनिष्ठ होंगे, बड़े ईमानदार होंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन यह तकरीबन असंभव है कि इस काम को जिम्मेदारी के साथ में और अच्छी तरीके से कर दिया जाए। इसमें आपत्तियां होंगी, बहसें होंगी, विवाद होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जिनके बारे में आज की तारीख में हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पर किस प्रकार के संघर्ष, किस प्रकार की जद्दोजहद, तो किस प्रकार के टकराव पैदा होंगे। मेरा कहना है कि इतनी छोटी पिछली बार जब आपने इस पर कार्यक्रम किया था तब भी मैंने ये बात कही थी। मैं किसी की नेक नीति भी संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, तब भी मैंने यही शब्द कहा था। मैं कह रहा हूं विंडो इतनी छोटी है और चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये ठीक से नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये जो ईआरओ हैं वो भाजपा के पन्ना प्रमुखों इस पे मैं बेसिकली मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। इस पे मैं दो लोगों से कमेंट, इसमें 2 लोगों से उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा, ये समस्या है, नहीं हो पाएगा। बेसिकली आपने जो फैक्ट रखा उस फैक्ट पे मैं सिद्धार्थ जी आपसे भी रिएक्शन लूंगा और हर्षवर्धन जी आपसे भी लूंगा, लेकिन हमारे साथ अभी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया यादव जी हैं। अनुप्रिया, जो डेटा अभी रखा इन्होंने अभय दुबे साहब ने, उन्होंने बताया कि किसी दल को छोड़ दीजिए, वैसे ही इस समय सीमा में इतना सारा फॉर्म का रिविजन करना, समीक्षा कर पाना, उस पर फिर अंतिम फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर मुश्किल होगा तो नुकसान तो सबको होगा, ऐसा थोड़ा आरजेडी को सिर्फ होगा या फिर कांग्रेस को होगा, भाजपा को नहीं होगा, जेडीयू को नहीं होगा। लक्ष्मण जी, आपने अपने ही सवाल में जवाब भी बता दिया और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के सवाल से मैं शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा कि जो इनकी मांगे हो, जिनके लिए इन्होंने सदन चलने नहीं दिया, चाहे वो बिहार विधानसभा की बात हो या आप लोकसभा की बात कर रहे हो, हंगामा किया कि एसआईआर पे बात कीजिए और वोट चोरी की जा रही है, चुनाव सही तरीके से नहीं होंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि वोट चोरी होगी
और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जेडीयू जो सत्ता पक्ष है वह इसमें अपने स्वार्थ को निहित कर रही है, वो अपने पक्ष में चुनाव चाहती है, इसलिए ये करा रही है। आज तो हमारे सांसद ने एक बात भी कही जिसका रेफरेंस भी बाबा दे रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। अच्छी बात है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि यह चिंता सभी के लिए हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी सरकार का रोल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसकी अपनी कार्यशैली है, उसकी एक जिम्मेदारी है। और विपक्ष को यह लगा कि यह कार्य जो है सत्ता पक्ष के द्वारा जो है उनके स्वार्थ नहीं तो उनको चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। हम लगातार हर्षवर्धन जी की बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि लगातार इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि इस चर्चा का कोई मतलब है या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखा, विपक्ष ने रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 25 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई कर ले, उसके बाद में 28 को जो फैसला होने उसकी बाद की आगे की प्रक्रिया होगी। और जो अभी मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये समस्याएं आनी है, इस तरह की समस्याएं होगी, तो ये कार्य हमारा नहीं ना है, ये इलेक्शन कमीशन को है, और इलेक्शन कमीशन को जवाबदेही दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक भी वैलिड वोटर जो है छूटना नहीं चाहिए, और वो वैलिड वोटर ये तय करना कि किसका है यह हम कोई नहीं कह सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि यह वोटर मेरा हो सकता है, जेडीयू का हो सकता है, ये बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, आरजेडी का होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन के साथ में राजनीतिक दल के रूप में हमारी जिम्मेदारी थी कि बीएलए के रूप में हम तय करते कि एक भी वोटर हमारा जो वैलिड वोटर है वो छूट नहीं जाए। क्योंकि अभी सर ने कहा ई एरो की बात की कि उनको फॉर्म चेक करना है, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहते हैं अब हमारा रोल होगा, अब हम चेक करेंगे कि कहां त्रुटियां हुई हैं। इससे अच्छा होता कि राजनीतिक दल के रूप में जैसे कि जेडीयू ने 8 जुलाई को एक अभियान चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि वोटर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत कि वोटरों को जागरूक किया कि कैसे आप अपने पेपर्स को इसमें समराइज कर सकते हैं, पेपर को कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, वोटर बन सकते हैं। तो राजनीतिक दल के रूप में आपकी काम यह थी, ना कि आप इलेक्शन कमीशन से लड़ाई करते। और इनकी एक एजेंडा है कि लगातार झूठ का सहारा लेकर के एक नैरेटिव सेट कर करके यह लगातार चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा कभी भी चुनाव जीतना इसलिए नहीं होता है कि यह जनहितों की बात करे। अगर जनहित की बात करना होता तो शायद दोनों सदन चल रहा होता, बिहार विधानसभा भी चल रहा होता और लोकसभा भी चल रहे होते, क्योंकि इनके लिए मुद्दे जरूरी नहीं है। इनके लिए मुद्दे है कि चुनाव में झूठ बोल करके अपनी तरफ में नतीजे करना। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस देश में ईवीएम पे भी चर्चा हो गई। आपने कहा कि ईडी सीबीआई को भी ये कहते हैं कि भाई ये सरकार का तोता है। अब तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में कर दिया कि इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष के साथ में काम कर रही है। तो अच्छा हुआ कि हमारे आज के हमारे जेडीयू के सांसद ने कह दिया कि ये कठिनाइयां हो रही हैं, क्योंकि यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, सभी अपनी बातों को रख सकते हैं और जहां कमी हो रही है, त्रुटि हो रही है, और हमारा अपनी बातों को रख सकते हैं। और आपने एक बात कहा कि आप लोगों ने पूरा वोटर जागरूकता अभियान चलाया, लिस्ट आने के बाद हम अपना खुद का सर्विलांस करेंगे, इससे अच्छा है कि अभी अपने लोगों को जागरूक कर दीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, आपने सारी डिबेट सुनी, उस पर कुछ कमेंट करना हो तो आप करिएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग है। आज जब आपके तेजस्वी यादव से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप इतने ज़्यादा खफा हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर के, तो क्या आप चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर हम विचार करेंगे। तो क्या वाकई बात यहाँ तक पहुँच गई है? क्या कोई संकेत मिल रहा है पार्टी से आपको? लक्ष्मण जी, सवाल वो नहीं है। सवाल है किस देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उस समय मतदाता सरकार चुनती है, देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या पंचायत की सरकार हो। लेकिन अगर सरकार मतदाता चुनने लगे तो एक बड़ा सवाल होगा लोकतंत्र पर, और इसके लिए विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता। हम इसलिए इन बातों को कहा कि कई हमारे पैनलिस्टों ने, कई इसमें विशेषज्ञों ने कई बातें कही, कुछ करीब कहा, कुछ बिल्कुल जो चीजें थी उसको भी उद्धृत करके रखा। पूरे इस प्रोसेस में, एसआईआर के प्रोसेस में एक सबसे बड़ी बात जो खुल करके आई, जो हम लोग रोजमर्रा की चीज़ों से रूबरू होते हैं, जो इलेक्टोरल रोल में या जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, इन चीज़ों, इस दर्द को समझते हैं। तो हम लोग इस दर्द को इसलिए समझते हैं कि पर डे का
हम लोग का जुड़ा हुआ सवाल है। अब सवाल ये हो गया है कि कोई व्यक्ति बाहर है, आया है, जब जाता है फॉर्म कि मेरा फॉर्म कहा है तो पता चला फॉर्म भरा हुआ है, तो फॉर्म जब टिप्पा लगा करके कोई दूसरा दस्तखत कर करके दे दिया। अभी तो आपने बताया आंकड़े कितने लोग मर गए, या इतने लोग पलायन कर गए, या इतने लोग जो जिनके 2 जगह नामे थे, उसको मैंने काटा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए। हालांकि एक बात मुझे लगा, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार में भी कह रही थी कि इसमें विदेशी हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इसकी चर्चा इलेक्शन कमीशन ने अपने पत्रों में नहीं किया। भलाई सूत्रों के हवाले से चर्चाएं चली और उस पर बातें हुई। मुझे जिन बातों की ओर आशंका है उसकी ओर इशारा एक पैनलिस्ट दुबे जी ने किया। हमारी साफ आशंका यह है कि अभी तो संख्या इतने बता रहे हो, अब वेरिफिकेशन के नाम पर जिनके डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है, आपने दस्तखत और टिप्पा कर करके फॉर्म को आनन फानन में चुनाव आयोग के डंडे जो बरस रहे थे उसको लेकर के आपने कर दिया। तो कर तो दिया, लेकिन उसका तो सवाल के घेरे में रहेगा, आपके ऊपर चला जाएगा हाथ। आप भाग का फैसला आप करोगे, आप 1 करोड़ काटोगे, 2 करोड़ काटोगे, 50 लाख काटोगे या 25 लाख काटोगे, किसको घुसाओगे, किसको रखोगे, फिर पिक एंड चूज का मामला आ जाएगा। तो बड़ा समस्या आने वाला है। अभी जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई मरे हुए लोगों को अलग करो, कहाँ कोई दिक्कत है। SIR पर मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल है SIR के प्रक्रिया पर। उच्चतम न्यायालय का हवाला लोग दे रहे हैं। विपक्ष के साथी जनता दल यू के सांसद ने जो कहा कि भाई इससे बने इलेक्शन कमीशन अज्ञानी है, वो बात सामने खुल करके आ गई। विधायक ने क्या कहा जनता दल यू के विधानसभा के परिसर में, हम उन बातों की ओर जाने की बजाय हम आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। देखिए हकीकत ये सबको पता है कि बिहार में लगभग 73% बाढ़ की चपेट वाली इलाके हैं। अब इस परिस्थिति में जो आंकड़े आपके ही कई जो डिफरेंट जो आपके प्लेटफॉर्म है उस पे चल रहा है, भोजपुर हो, खगड़िया हो, मुंगेर हो, कई इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं। अब हमारा सवाल शुरू से था कि इतने कम समय में सघन मतदाता पुनरीक्षण आप कराना चाह रहे हो। डॉक्यूमेंट्स की बात आपने जो 11 बिंदु दिए, आपने उसमें सबसे पहले आपने क्या किया, आपकी मंशा कहाँ थी? आपने आधार जो आपकी पहचान है उसको दरकिनार किया, आपने राशन को दरकिनार किया। ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये समझ में नहीं थी, क्योंकि आप तो हमारा आधार हमारी पहचान को बरकरार करके रखा इस स्लोगन के साथ। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अब इस बात को, हाँ प्लीज लेट मी कंप्लीट। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्था में बैठा व्यक्ति संवैधानिक मर्यादाओं को अगर लगातार चकनाचूर करेगा, सवाल खड़े होंगे। उच्चतम न्यायालय ने अगर सम्मान किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, संवैधानिक मर्यादाओं का, लेकिन नसीहत भी दिया कि भाई आपका अधिकार नागरिकता पहचान का नहीं है। यह भी कहा, वो होम डिपार्टमेंट का काम है, यह भी कहा कि आप चाहे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं राशन कार्ड को या आधार कार्ड को, यह भी कहा, लेकिन छोड़ा उनके इस पे और कहा कि आप क्यों नहीं करोगे। शक्ति सिंह जी, इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगले हफ्ते सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने अपना जवाब भी वहाँ पे दाखिल कर दिया है। लेकिन एक बात जो आपने कही वो इम्पॉर्टेंट है कि अभी बिहार में कई सारे ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं, लोग अपना घर द्वार बचा रहे हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया में वाकई बाधा पैदा होगी क्या? और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या कोई और तरीका था क्या कि ऐसे वोटरों की पहचान करके कि जो अवैध हैं, मर गए हैं या फिर 2 जगह हैं, उनको निकाला जा सके? एक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के। इस पे जो विवाद हो रहा है, जो राजनीति हो रही है, लेकिन इससे अलग हटके, इस राजनीति से अलग हटके एक सवाल मैं सिद्धार्थ जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से SIR बिहार में किया जा रहा है,
मूल मकसद तो यही है ना कि जो वोटर लिस्ट में जो लोग ऐसे आ गए हैं जो नागरिक नहीं हैं या फिर डुप्लीकेसी है या फिर मृत्यु हो गई, उन लोगों को बाहर निकालना। जो लोग चुनाव आयोग को करीब से जानते हैं, आपको ही पता होगा कि ऐसे कई सारे अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी पर आधारित कई सारे टेक्निक हैं। जैसे फोटो सिमिलर एंट्री होती है, PSC जिसको कहते हैं, डेमोग्राफी सिमिलर एंट्री होती है जिसको DSC कहते हैं। ऐसे तकनीक का इस्तेमाल चुनाव आयोग समय समय पर करती है और ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे वोटरों की पहचान करके निकालती भी उनको वोटर लिस्ट से। और शायद आपको याद होगा 2023 में एक रिपोर्ट भी आई थी, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर हटा भी दिए गए थे। तो इतना ज़्यादा SIR का बखड़ा खड़ा करना इस मकसद के लिए कितना सही है? आपको लगता था कि कुछ और वैकल्प अपनाया जा सकता था? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर मेरे जो अन्य साथियों ने कहा मैं उसका उत्तर देता हूं। ये एक संविधान का मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक अधिकार है और इसलिए इलेक्शन कमीशन को करने से इसको कोई नहीं रोक सकता और ना किसी को रोकना चाहिए। हमारे संविधान निर्माता आर्टिकल 326 में ये मैंडेट, ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को देकर के गए। पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसका सेक्शन 16 है, सेक्शन 19 है। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि देश का कोई भी जो नागरिक नहीं है वो वोट ना कर सके। ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। ये पहली बात है। इसलिए SIR पहली बार नहीं हो रहा, 2003 में हुआ था, उससे पहले 87 में हुआ, देश में 10-12 बार हो चुका है। नहीं, मैं SIR पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। एक ऐसा मैं सिद्धार्थ जी SIR पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हमें ये पता करना है कि देश में फर्जी वोटर घुस गए, मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटिकल डिबेट छोड़ दीजिए, हर्षवर्धन जी ने बड़ा अच्छा काम, डिबेट के अलावा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश से कोई आदमी आ गया है, वो हमारे यहाँ वोटिंग करने पहुंच जाएगा, आप सीधा सा ये करिए ना, आपके पास जो वोटर लिस्ट है उसमें 20 ईयर का, 21 ईयर का एज का एक फिल्टर लगा दीजिए, पता चल जाए कि 40 साल का आदमी अचानक से वोटर कैसे बन गया। ऐसे लोगों की पहचान करिए, उनको तहकीकात करिए, निकालिए उनको बाहर। अब एक आदमी को अगर कोविड हो गया तो पूरे फैमिली को क्वारंटीन करना, वो वाला सिस्टम मैं पूछना चाहता हूँ। जब आपके पास टेक्निक है, ये समय तब होता था जब ये टेक्निक नहीं होती थी। आपको लगता है कि एक आदमी 2 जगह से ज़्यादा वोटर है, आप सीधा उसको 2 डेटा को मैच करिए, पता चल जाएगा कि एक आदमी के पास 4 वोटर कार्ड है, एक को रखिए, बाकी सबको हटाइए। लक्ष्मण जी, तकनीक समस्या नहीं है, राजनीति समस्या है। आप जो तकनीक लगाएंगे, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि ये विपक्ष उस तकनीक की समस्या को लेकर के आएगा, अपनी राजनीति उसमें बीच में डालेगा और कहेगा देखिए अब ज्यादा तकनीक, ज्यादा डिजिटल हो रहा है, इसलिए ज्यादा गड़बड़ हो रही है। जिस ईवीएम को बार बार साबित किया जा चुका, जिसके मॉक ट्रायल्स विपक्ष के सामने कराए गए कि स्टैंड अलोन मशीन है, इसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता, उतनी बेसिक टेक्नोलॉजी को तो आपका विपक्ष बार बार सवाल उठाता है। आप जिन तकनीकों की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो देश के लोकतंत्र को और मैच्योर करना पड़ेगा, ये पहली बात है। पर अगर आपको ये डिबेट को कंस्ट्रक्टिव करना है तो जो कुछ 3-4 बातें गलत कही गई ताकि लोगों के मन में भ्रांति ना जाए, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। पहली बात तो ये SIR की जो प्रक्रिया है, ये 3 फेजेस में हो रही है, ये एक फेज की प्रक्रिया नहीं है। पहला फेज है एनुमरेशन, दूसरा फेज है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन और उसका तीसरा फेज है फाइनल पब्लिकेशन। अब ये इनोमिनेशन का पहला फेज पूरा हो रहा है, उसके बाद 1 माह का क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का फेज रहेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने रखी जाएगी। मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी, RJD के साथी, जिस पार्टी को लगे कि इसमें कोई एक नाम गलत शामिल हुआ है, उनके BLA से छूट गया है या किसी को गलत काट दिया गया है, वो 1 माह के समय में जाकर के उसको ठीक कर सकते हैं, फिर फाइनल पब्लिकेशन होगी। ये पहली बात। दूसरी बात, जिन 12 डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया, बार बार कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में नहीं जा पाया, डॉक्यूमेंट दिल्ली रह गए, पता नहीं क्या क्या कहानी अभी हम सुन रहे थे। अगर किसी के पास वो 12 डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है, उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है 12 में से, उसके बावजूद भी उसको BLO आइडेंटिफाई करके ग्राम प्रधान से स्टेटमेंट लेकर, पड़ोसी की स्टेटमेंट लेकर कि आप वहां रहते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर इलेक्शन कमीशन के फाइनल रोल में डाल सकता है। यह प्रक्रिया में शामिल है। इसलिए आपके कागज इधर उधर हैं या कहीं बाढ़ की स्थिति है, बहुत लोग इसमें जोड़े गए हैं। ये BLOs और वॉलंटियर्स मिलकर के इसको काम करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात आधार को लेकर के कही गई। आधार का अपना एक्ट 2016 का, वो ये कहता है कि आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार कार्ड जो आप प्रिंट करेंगे, ऑनलाइन निकालेंगे, कोई भी हमारे देश का नागरिक, उसमें भी लिखा होगा दिस इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अगर वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है तो हाँ, अब मैं एक अंतिम बात और बोलता हूं। अभी अभय दुबे जी ERO की बात कर रहे थे।
कि सिर्फ 243 ईआरओ हैं। मुझे लगता है कि उनको पूरी बात बतानी चाहिए। 963 एईआरओ भी है, असिस्टेंट ईआरओ, वो भी इस प्रक्रिया में शामिल है। जिन लोगों को ईआरओ का जो सेक्शन 13 है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, वो मैंडेट करता है कि उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाएगी, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को ही रिव्यू करना, डेटा एंट्री करना, डेटा को अपलोड करना और ऑब्जेक्शंस लेना, यही ईआरओ का काम है। तो ये जो सारी कहानी, मैं अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था लक्ष्मण जी, ये जो सारी कहानी है कि हमारे मन में आशंका है, हमारे मन में अनुमान है, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, वैसा गड़बड़ हो जाएगा, और इस भय के आधार पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देना और अपने राजनीतिक हितों के लिए जो मन में आए उस भय को फैलाना, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट के आधार पर करना चाहिए। एक भी चीज अगर गलत हो तो मैं कहता हूं कि जो विपक्ष बोलेगा बिल्कुल उसको माना जाएगा, पर सारी बात आशंका और अनुमान पे नहीं चल सकती, ये डर से नहीं चल सकता, देश नियमों से चलता है। सारी बातों को आशंका अनुमान पर मत रखिए। आधार की बात आपने उठाई, आपने बाढ़ की बात उठाई, सिद्धार्थ यादव जी ने दोनों का खंडन कर दिया कि बीएलओ सब कुछ कर लेगा, चिंता मत करिए। नहीं, ऐसी यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो निहित प्रावधान किए हैं, जो बिंदु दिए हैं, अभी जब आपने कहा कि एआरओ जो होंगे उनके सहायक भी होंगे, क्या सहायक के लिए काल अवधि अलग किए गए? क्या दोनों के तो काल अवधि एक ही है ना, एक ही जगह रखे वो दोनों काम करेंगे ना। सवाल तो ये सामने है, संख्या कितनी है मतदाताओं के बिहार के अंदर में, यह भी जानते हैं आप। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई जब नहीं कर पाइएगा उतने कम समय में, तो आशंकाएं तो स्वाभाविक है ना। अच्छा, जनवरी माह में बिहार के अंदर में जब वोटर का लिस्टों का जब किया गया था शुद्धिकरण, तो कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि चुनाव के वक्त बरसात के समय में एकाएक विस्फोट कर दिया, जैसे मानो एक बम विस्फोट कर दिया, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई राज्य के अंदर में, एक अलग से चर्चा का विषय बना दिया। क्योंकि आप तो बात मुद्दों की करते नहीं है, आप तो बात करने में 2-3 ही बिंदु आपके हैं, या तो मुर्दे की बात कर दो, या हिंदू मुसलमान की बात कर दो, मंदिर और मस्जिद की बात कर दो, एक अलग चर्चा आपने बिहार में बनाया। हमारा सवाल इतना ही तो था कि भाई आप ये सब जानते हैं कि इस डेमोक्रेसी में, हालांकि अभी हर्षवर्धन जी ने जिस तरीके से तथ्यात्मक बातें रखी है, इनको तो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन का तरफ से प्रशस्ति पत्र देनी चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने कहा, क्योंकि दिल्ली में बैठ करके बिहार का नजारा देख लिया इन्होंने, बिहार में होने वाली स्थितियों का आकलन भी कर लिया, परेशानियों का। हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। हम लोग तो गाँव घर में प्रतिदिन घूमते हैं, हम लोग गाँव घर में घूम रहे हैं। जो परेशानी हम लोग के सामने आता है कि विधायक जी जरा ये बात है हमारे सामने दिक्कत हो रहा है। अब कागज की बात, लोग डिटरमाइंड थे कि आधार मेरा सबसे बड़ा पहचान है, राशन कार्ड मेरी पहचान है, वोटर आईडी कार्ड मेरी पहचान है। ये लोग पूरी तरह से अस्वस्थ हो गए थे। अब एकाएक जो चीजें लाए हैं, आपका वीडियो और हर्षवर्धन जवाब देना चाहते, सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा ना, आपकी बातों का जवाब मिल जाए। एक सेकंड देखिए, मुझे तो अच्छा लगता है कि शक्ति भाई अगर तथ्यों पर कुछ बात करते हैं। और देखिए लक्ष्मण जी, आज आपको इसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज इस डिबेट में तू मैं की तरफ आपने नहीं जाने दिया, और बहुत अच्छा है, यही डिबेट होनी चाहिए। अब 2-3 में छोटी छोटी बातें कह देता हूं। आपने तकनीक की बात की थी, आप जानते हैं चुनाव आयोग जबरदस्त तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। प्रतिदिन का कितने फॉर्म, कहां डेटा, वो सिर्फ वो रिलीज नहीं जारी कर रहा है, बाकायदा उसकी वेबसाइट पर ये प्रतिदिन है, और वेबसाइट ही नहीं। और अभय जी ने जो एक बात कही, देखिए कई चीजें होती है ना, अभय जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत प्रोफेसर है, तो उन्होंने बहुत सलीके से कहा कि सिर्फ 243 यारों हैं। ऐसे मत समझिए, कुल 243 ही विधानसभा है, इसको ऐसे समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको हर विधानसभा में एक ईआरओ बैठा हुआ है, एक ईआरओ के साथ 3 से अधिक एईआरओ लगाए गए हैं, तब आपको समझ में आएगा। अब आपको फिजिकल काम नहीं करना है, अब आपको फॉर्म नहीं बटोरना है, अब आपको वेरिफिकेशन के लिए कहीं जाना नहीं। कब जाना है? जब संदेह पैदा होगा। संदेह पैदा होने की 2 स्थितियां, एक वेबसाइट पर आपके पास पर डे अपडेशन है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं लक्ष्मण जी, दूसरा
ईआरओ के यहां भी वो सूची है, यानी अपनी विधानसभा में आपको बमुश्किल 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर नहीं तय करना होगा। एक विधानसभा में 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस का होता है। आप जा रहे, अब मैं समझ नहीं पाता हूं, इसमें शक्ति भाई कह रहे हैं कि आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। हाँ ठीक बात है, हम भी दिल्ली में ही हैं, अभय दुबे जी भी दिल्ली में है, लक्ष्मण जी भी दिल्ली में, लेकिन भैया हम लोग भी देखे, हमारा भी गांव घर है, ठीक है, हमारा यूपी का गांव है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो वोट की चिंता करता है ना, मैं बंबई रहता था, इसी चैनल में काम करता था मैं मुंबई में, और मुझे प्रयागराज में वोट देना होता था तो मैं वोटर लिस्ट के समय भी जाता था और वोट देने भी जाता था। ये नहीं हो सकता है कि मेरी चिंता शक्ति यादव करें और मैं उनके भरोसे रहूं। और शक्ति भैया, अगर आप विधायक बने हो तो इतनी चिंता तो करो ना भाई, आप कमाल कर रहे हो, कह रहे हो कि हमसे लोग कहते हैं विधायक जी हो गया, और काहे लिए विधायक बने? इतने विधायक, इतने सदस्य, इतने पदाधिकारी सब मिलके आप लोग लोकतंत्र का एक मतदाता शुद्धिकरण का काम नहीं करा सकते हैं? चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाइए ना कि ये काम है, इसको ठीक करना है। मैं तो यही तो कह रहा हूं। शक्ति जी 15 सेकंड में जवाब दीजिए, अभय दुबे जी के पास जाना, 15 सेकंड में जवाब दे। नहीं बिल्कुल, मुझे तो हर्षवर्धन जी को लगा कितनी प्रतिबद्धताएं इस उम्र के पड़ाव पर ले लिए है, तो इनको धन्यवाद देता हूं। बहुत प्रतिबद्धता आपने बटोरी है, यहीं भी संदिग्धता आपने प्राप्त किया, अच्छा लगा मुझे। सवाल उठता है कि जिन मतदाताओं के पास पहचान की जो और चीजें जिसकी चर्चा आपने रोक दी, अब जिनको आवास प्रमाण पत्र बनानी है, एकाएक इतने कम समय में नहीं बन पाएगा। लाखों लाख आवेदन पेंडिंग है, मिनिमम 15 दिन था। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप जो लगा रहे हैं, धुन लगा रहे हैं, अपने धुन पर थिरक रहे हैं आप। अरे जरा इसके जो तकलीफ वाली धुन है, इस धुन को सुनिए ना। आपको तो कान अच्छा जो सुनने में लग रहा है, सुनाने में लग रहा है, वो सुना रहे हैं। सवाल यहाँ है, शक्ति समय बहुत कम है, हमारे पास तीन वक्ता बचे हुए हैं, हमें उनके पास जाना ही होगा। आपको बीच में रोक रहा हूँ। अभय दुबे जी पर सवाल है, एसआईआर पर सवाल। अभय दुबे जी, आपने जो सवाल उठाया, जो ऑफिसर की संख्या कम है, कैसे करेंगे, इस पे काफी लोगों ने कमेंट किया, कुछ सफाई देना चाहेंगे इस पे? नहीं, कोई सफाई नहीं देना है मुझे। अगर लोगों को लगता है कि नहीं इतने लोग इतनी कम समय में इसको कर लेंगे, तो अभी तो नतीजा सामने आ जाएगा ना, बहुत दूर नहीं है। 56 दिन, मेरा मानना है हम सब लोग 56 दिन तक जीवित रहेंगे, अगले पता लग जाएगा कहाँ क्या होता है, और वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके जरिए ईआरओ ये तय करेगा कि हर फॉर्म पे लगा हुआ प्रमाण पत्र सच्चा है कि नहीं सच्चा है। वो कौन सा डेटाबेस है, आज तक नहीं पता लगा है कि वो कैसे पता लगाएगा। दूसरे, अनुप्रिया यादव जी, समय कम है सर, थोड़ी चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्थान है, दूसरी संवैधानिक संस्था को बड़ी विनम्रता पूर्वक कुछ सुझाव दिए कहते हुए हमारा निर्देश नहीं है, लेकिन उस संवैधानिक संस्था ने इस संवैधानिक संस्था के निर्देश ठुकरा दिए और वहां पर एफिडेविट दाखिल कर दिया है कि हम आपने जो सुझाव दिया है हम इसको नहीं मानते। तो अब गेंद जो है पूरी तरीके से दूसरी संवैधानिक संस्था के कोर्ट में है, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। वो 28 तारीख को बताएगा कि उसके सुझाव ठीक थे कि नहीं थे। ठीक है, मैं यहाँ पे नीरज मिश्रा जी के पास जाऊंगा, अनुप्रिया यादव, आप दोनों के पास। पहले अनुप्रिया आप अपनी बात करें, फिर नीरज जी आपके पास जाऊंगा। अनुप्रिया आपको इशारा कर रही थी बोलने के लिए। आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रही थी, लक्ष्मण जी, उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है, बाढ़ आ गया है, कैसे होगा। और ये मैं सवाल सीधा आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या चुनाव अगर इस समय घोषणा हो जाता तो क्या आरजेडी कहता कि बाढ़ का समय है और बिहार में इलेक्शन नहीं हो सकता है? नहीं, इन्होंने एक बाढ़ को एक एजेंडा बनाया है। और अब कुछ दिनों से, क्योंकि ये प्रक्रिया 1 महीना पहले से चल रही है, बिहार में ऐसी स्थिति है जहां बाढ़ की है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इन्होंने बार बार जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है कि लेकिन जहां इनकी जीत होती है, इनके गठबंधन की जीत होती है, वहां कभी भी सवाल नहीं उठता, ना उनके कार्यों पे सवाल उठता है, ना टाइमिंग पे सवाल उठता है। तो आप एक राजनीतिक दल है, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। यही आदेश आपके आज नेता को भी दिया मुख्यमंत्री जी ने कि बच्चे वाली हरकत नहीं करो, इलेक्शन पे ध्यान दो, इलेक्शन लड़ना है उस पे बात करो। नीरज मिश्रा जी, लास्ट कमेंट, शो का समय खत्म हो रहा है। आपकी जो जिम्मेदारी थी आपके बीएलए के रूप में वहां आप मौजूद होते हैं, शक्ति भाई, तो ज्यादा अच्छा होता। आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक नहीं चलती है। नीरज मिश्रा, संक्षिप्त में रखिए, समय कम है। लक्ष्मण जी देखिए ना, जब स्टेज 2 आएगी तो स्टेज 2 पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे थे ना पहले कि इंटरनेट का जमाना है,
तो उस इंटरनेट के जमाने में इनको पता होना चाहिए कि इस देश में 806 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। इसका मतलब है कि देश की 44% जो आबादी है वो आज भी ऑफलाइन है, और उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो खेती मजदूरी दिन दहाड़ी वाले काम करते हैं। आप उन लोगों से अगर ये कहते हैं कि आप अपने पत्र उस पर क्यों नहीं सत्यापित कर पा रहे हैं, तो ये बेईमानी है। और ये क्योंकि संभ्रांत परिवार से आते हैं और अच्छी नौकरी करते रहे होंगे तो बंबई से वहां चले जाया करते थे, लेकिन एक मजदूर के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में फंसा हुआ है उसके लिए शक्ति यादव जी 15 सेकंड, मतलब बड़ा मुश्किल काम है। शक्ति यादव जी 15 सेकंड। आज ऐसा है कि एसआईआर पे चर्चा हो रही थी और मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चला कि एसआईआर पे चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चा है तो सही है, लालू प्रसाद जी के उम्र के करीब है नीतीश जी, बच्चे की हरकत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके सामने ही बच्चा है, लेकिन इनकी बातें बड़ी कच्ची नहीं, इनकी बात जो बात है ना पक्की है। सुनिए, बात पक्की पर उनकी कच्ची बात जो आई, कोई शो का समय खत्म हो रहा है। शक्ति सिंह यादव जी, हमें आप रोकना होगा यहीं पे आपको। मैं माफी चाहूंगा, आपको यहीं रोकना होगा, शो का समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।